हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से विद्रोह करे, किन किन समितियों का गठन होता है। तो उसी की ये नेक्स्ट क्लास है। जो रिमेनिंग आपके विद्रोह बच गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति तक, जो भी रिमेनिंग विद्रोह बचे हुए हैं आपके गांधी जी के समय से जो रिलेटेड है, उन सबको हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आधुनिक भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा याद करने में दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैक्ट है वो टाइम से बेस्ड है। जैसे हमने पढ़ा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भी दो इवेंट के बीच में आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगा। जैसे मध्यकालीन भारत में क्या होता था, अगर अकबर का समय चल रहा है तो अकबर के समय में जो भी घटनाएं हुई उन सबको हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो घटनाओं के बीच में आपको कोई भी लिंक नहीं मिलता है। तो इसको याद करने में अपना ज्यादा टाइम दे और ज्यादा फोकस करें ताकि आपको ज्यादा याद हो पाए। ठीक है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी याद होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमने लास्ट पढ़ा था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड हुआ था। उसके बाद 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो हमें 1922 के बाद जो भी घटनाएं हुई उनसे पढ़ना स्टार्ट करना है। तो देखते हैं 1923 में क्या हुआ। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। किस किसने गठन किया? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कहां पर गठन हुआ ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। तो कांग्रेस की जो भी मीटिंग होती थी उस मीटिंग में एक प्रेसिडेंट चुना जाता था हर मीटिंग में। तो एक ही बार महात्मा गांधी को उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। वो कहां पर चुना गया? जब बेलगांव में मीटिंग हुई थी 1924 में। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को किस मीटिंग में चुना गया और कब चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1925 को रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया और इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो काकोरी कांड के अंतर्गत क्या होता है, 1925 में रेलगाड़ी जारी होती है काकोरी नामक स्थान से। वहां पर लगभग 10 लोग मिलकर उसके अंदर जो खजाना होता है, सरकारी खजाना, उसे लूट लेते हैं। और इस योजना का श्रेय जाता है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को। जो मेजर जो लोग थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। इन्हें पकड़ लिया जाता है इसके तहत और 1927 को इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई और किस मुकदमे के तहत ये जेल में गए थे। तो काकोरी कांड के जो योजना बनाई थी वो किस किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में हमने पहले पढ़ा था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ और फिर इसे यहाँ पर भेजा जाता है। साइमन कमीशन भारत आती है 1928 में, भारत के बंबई शहर पहुंचती है और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। तो साइमन कमीशन को भेजा गया था ताकि वो चेक कर सके भारत में शासन चल रहा है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा वो सही से बन रहा है नहीं। लेकिन इसमें जो भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, वो सारे कौन थे? व्हाइट मैन लोग। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सारे लोग अंग्रेज थे। तो अंग्रेज इसमें लोग थे सारे और वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है उसकी देखरेख अंग्रेजी करे सारे। तो इसी से भारतीय लोग इसके विरोध में हो गए। वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो अगर हमारे लिए बन रहा है तो हमारी भी उसमें भूमिका होनी चाहिए, हमारे भी विचार लिए जाने चाहिए थे, ठीक है। इसीलिए साइमन कमीशन के खिलाफ लोग विरोध करने लगे और विरोध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही लाला लाजपत राय जी की। इन्होंने 1928 के लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया और वहां पे विरोध करते समय पुलिस ने लाठी मारना स्टार्ट करा और लाठी लगने से लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो जाती है। तो कैसे मृत्यु हुई इनकी? साइमन कमीशन के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी में 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। अगर आप एयरफोर्स या एनडीए के लिए ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 29 सितंबर से आपके लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एम एनडीए 2021 बैच में आप अभी चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी इनरोल करने पे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और ऐसे ही 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एनडीए वाले बच्चों के लिए स्पेशल बेनिफिट है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए का तो आपको 12 मंथ एसएसबी की तैयारी एकदम फ्री कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एनडीए के लिए 2 स्पेशल बैच लॉन्च करे गए हैं, सुपर 30 एनडीए 2 बैच और साथ ही दुर्गा एनडीए बैच 2021। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बैच लॉन्च हो रखे हैं अभी नए, त्रिशूल बैच एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए और साथ ही साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ग्लोरी बैच। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, आप कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है या फिर अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस देख सकते हैं। आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपए पर मंथ। फी चेक करेंगे तो काफी मिनिमम है, 458 रुपीज में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम।
एनडीए के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज़ पर मंथ। 733 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाएंगे और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है जैसे 5,500 रुपये, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में लाई गई। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कई बार लोग कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन जो प्रमुख मुख्य भूमिका में थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट को पेश किया और इसके अंतर्गत कोशिश की गई कि भारत को एक संघीय स्वरूप दिया जा सके और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या फिर जाति के लोग हैं उन सबको भी जो 2 सदन हैं जैसे केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा का राज्य परिषद का गठन किया गया था 1919 में, उसमें उन लोगों को भी सीट दी जा सकें। तो ये 2 सदन कब गठन हुए थे हम इसके बारे में पहले पढ़ा था शायद, या फिर पॉलिटिक्स में आप पढ़ेंगे उसके बारे में। 1919 में भारतीय सुधार अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत 2 सदन भारत में स्थापित किए गए। एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा और दूसरे का नाम था राज्य परिषद। उसको याद रखिएगा, भारत सुधार अधिनियम 1919, उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट में उसी के बारे में लिखा था कि उसमें जो 2 सदन हैं उनके अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को भी सीट मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। तो पंजाब के तत्कालीन पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली किसके द्वारा मारी गई? पंजाब के क्रांतिकारियों द्वारा। लेकिन इसका इल्जाम किसके सर पर जाता है? भगत सिंह के सर पर, क्योंकि इसकी जो योजना थी वो भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी, तो भगत सिंह पर इसका पूरा इल्जाम जाता है। और साथ ही साथ भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलकर साल 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। तो इन दोनों कारणों से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 23 मार्च 1931, ये तारीख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु इन तीनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो भगत सिंह का शहीद दिवस कब होता है? 23 मार्च 1931। ये तीनों चंद्रशेखर आजाद की जो समिति थी उसके अंतर्गत कार्य क्या करते थे, उसी के अंतर्गत जो भी प्लान होता था उसी को फॉलो करते थे तीनों। ठीक है, तो 27 मार्च 1931 साल याद रखना यहाँ पर, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को भी गोली मार दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। और उससे एक महीने पहले 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मार दी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य ने घोषित किया। तो कांग्रेस ने इस बार क्या लक्ष्य दिया है? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य दिया है। और किस मीटिंग में हुआ था ये? 1929 की लाहौर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक और मीटिंग रिलेटेड है, 1906 में जो मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, उस मीटिंग में लक्ष्य क्या था? स्वराज्य। तो स्वराज्य लक्ष्य था वहां पर, और यहाँ पर लक्ष्य है पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और सिर्फ स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया 1906 की कलकत्ता वाली मीटिंग में। उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। दोनों मीटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी मीटिंग में आगे क्या होता है? इसी मीटिंग के दौरान घोषित किया जाता है कि हर साल अब 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और उसी दिन से परंपरा चली देश में कि इसी दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले भारत में क्या होता है? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन अब क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो दांडी मार्च में पैदल यात्रा करी गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात के दांडी तक। तो दांडी में उस समय अंग्रेजों द्वारा नमक बनाया जाता था, तो उसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो दांडी मार्च किस लिए चलाया गया? नमक कानून को तोड़ने के लिए। और कब चलाया गया? 1930 में। दोनों चीजें याद रखिएगा। इसी के साथ साथ दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1930 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा। कहां पर? दांडी से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखिएगा 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी कराया गया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी आपकी, और तीनों का आयोजन ब्रिटेन के अंदर कराया गया था। इन सम्मेलन को आयोजित कराने के पीछे लक्ष्य था कि भारत के शासन में कैसे कुशलता लाई जाए, इसके ऊपर चर्चा होनी थी इन सम्मेलन में। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो 1930 के बाद आता है आपका साल 1931। साल 1931 में क्या होता है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने चलाया था, उसको शांत कराने के लिए उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने
गांधी जी के साथ एक समझौता किया जिसका नाम पड़ा गांधी इरविन पैक्ट, और जिसको दिल्ली समझौता नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान भी गई। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके जस्ट एक साल बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ब्रिटेन में वो गए कांग्रेस का प्रतिनिधि करते हुए, लेकिन ये सम्मेलन पूर्ण रूप से फेल हो गया। मतलब सांप्रदायिक हिस्सों में बंटने के कारण मीटिंग का कोई निश्चय ही नहीं निकल पाया और ये मीटिंग चल नहीं पाई, तो ये मीटिंग फेल हो गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो हुआ 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया था ये याद रखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लिया था ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि भारत से किस नेता ने तीनों गोलमेज सभाओं में भाग लिया, तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। इसके बाद है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें बुलाया गया था वहां पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वारदोली सत्याग्रह। तो वारदोली सत्याग्रह का समय याद नहीं रखेंगे चल जाएगा, लेकिन वारदोली सत्याग्रह में एक प्रमुख घटना हुई थी, उसे याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात के किसानों के लिए आंदोलन करने वहां पे गए थे। गुजरात के किसानों के ऊपर जो लगान लगता है, कर लगता है फसल के ऊपर, उसे अंग्रेज सरकार ने ज्यादा बढ़ा दिया था, तो उसके खिलाफ विद्रोह करने वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात गए। तो गुजरात में इन्हें वहां पे सफलता मिली इस आंदोलन में, और इस आंदोलन की विजय पर वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। तो पहले इनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, सरदार की उपाधि इन्हें वारदोली सत्याग्रह के बाद मिली। तो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चाहे आप बोले कि गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, या फिर गुजरात की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो याद रखिएगा, सरदार की उपाधि कब मिली इन्हें, वारदोली सत्याग्रह के बाद मिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। तो ये मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है आपका 1932 में गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूना समझौता कब हुआ, 1932 में, और किस किस के बीच में हुआ, ये कई बार पूछा जाता है। गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत जो दलित लोग थे उनके निर्वाचन संबंधी जो एग्रीमेंट था वो किया गया था। ठीक है, तो गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, और दलितों के निर्वाचन संबंधी बातें इसमें डिस्कस की गई थी। तो कब हुआ था, 1932 में, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो कांग्रेस के अंतर्गत एक नई पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को। समय याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी। और इसी के साथ साथ एक बार रिवाइज करिए, 1923 में कांग्रेस के अंतर्गत एक और पार्टी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसका गठन किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो दो पार्टियों का गठन कांग्रेस के अंतर्गत हुआ, पहला स्वराज पार्टी 1923 और उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दी। तो माइकल ओडायर कौन थे, 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उसको मंजूरी देने वाले माइकल ओडायर थे। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए पंजाब के सरदार ऊधम सिंह ने उन्हें गोली मार दी 1940 में। कहां पर मारी गोली, लंदन में जाकर गोली मारी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी ने 1940 को ही पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया गया, पावनार से, और इसके प्रथम सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम आंदोलनकारी बने, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो और क्वेश्चन आए कि दिल्ली चलो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1940 में, और इसके प्रथम आंदोलनकारी का नाम क्या था, विनोबा भावे। विनोबा भावे याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1940 को ही मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। तो पहले सिर्फ भारत को ही आजाद कराने की बात चल रही थी, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग की मीटिंग कहां पर होती है, लाहौर में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वहां पर ये भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं। इस समय जो अलग राष्ट्र है उसका नाम नहीं रखा गया था। अब देखिए नेक्स्ट जो मीटिंग होती है दिल्ली में, तो पहले मीटिंग हुई 1940 में लाहौर में, इसके बाद मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है 1940 में ही दिल्ली में। तो दिल्ली की मीटिंग में ये पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र जो है उसकी मांग प्रस्तुत करते हैं। तो पहले इनका था अलग राष्ट्र बनाएंगे, अलग राष्ट्र बनाएंगे जो कि मुस्लिम राष्ट्र होगा अलग से, और हिंदुस्तान हिंदू का राष्ट्र होगा, लेकिन उन्होंने अलग नाम नहीं सोचा था। 1940 का जब दिल्ली में जो मीटिंग होती है इनकी, वहां पर ये अलग नाम से राष्ट्र प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम रखा जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, चौधरी रहमत अली। तो ये नाम किसने गढ़ा था, चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो इन दोनों मीटिंग को देख लीजिएगा, दोनों मीटिंग अलग अलग जगह हुई थी और अलग अलग कार्य थे दोनों मीटिंग के, ठीक है, उसे समझ लीजिएगा। पहली मीटिंग का कार्य सिर्फ ये था कि अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा, और दूसरी मीटिंग का कार्य था कि किस नाम से बनेगा, जब दूसरा राष्ट्र बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, और उस नाम को किसने बताया, चौधरी रहमत अली ने, उन्होंने ये नाम बनाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार्ट कब हुआ, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो नारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के तहत यह नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया, और किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है आपका 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो पहले आपका आंदोलन स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो 1942 में ही कांग्रेस ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को ही पारित किया, और 1942 को एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, और ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में मीटिंग हुई, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद। और अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आजाद जी। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता की थी। और ये 1942 की मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई थी, याद रखिएगा, बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। 1942 में तीनों चीजें हुई थी, याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और साथ ही साथ सबसे कम उम्र के व्यक्ति अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता की, और ये मीटिंग हुई थी बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन करने का ट्राई करा, लेकिन वो फेल हो गए। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का प्रयास किया, तो वो कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक उसका गठन नहीं किया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक गठन सबसे पहले 1942 में रास बिहारी बोस जी ने किया था। तो आजाद हिंद फौज को बनाने का जो आइडिया है, विचार है, वो कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन सफलतापूर्वक इसकी स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस जी को जाता है। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया 1943 में। और इसी ईयर में सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। तो भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस में, और टाइम पीरियड था आपका 1943। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यहां पर मिस हो गया ये। नेक्स्ट देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन भारत आया था। तो देखिए 1942 ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ईयर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारत को आजाद करने की मांग की गई, और इसके तहत अंग्रेजों पर प्रेशर बना और उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इसके अंतर्गत क्या था कि भारत को आजाद किया जाएगा, लेकिन जो ब्रिटेन है वो तब भी टॉप पोजीशन पे रहेगा। जो अंतिम फैसला होगा भारत के शासन में वो तब भी ब्रिटेन का होगा, ये इसके अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत बोला गया था। तो इन शर्तों को मानने से जो भारतीय कांग्रेस उसने मना कर दिया, और इसी के तहत क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारत आजाद नहीं हुआ। और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लगातार विद्रोह चले रहे थे, उनको देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने दूसरा मिशन भेजा। ये मिशन का काम था भारत में भारत को आजाद करना, और उसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई जाती थी, ठीक है। तो दूसरा मिशन भेजा गया अंग्रेजों द्वारा, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत आया। इसमें ऐसी कुछ भी अजीब शर्तें नहीं थी कि जो टॉप पोजीशन पे होगा ब्रिटेन होगा, उनकी शर्तें हमें माननी पड़ेंगी। इसमें भारत को बिल्कुल स्वतंत्र रूप देने की बात की गई, और भारत को एक डेमोक्रेसी के तहत आजाद करने की बात की गई। इसीलिए भारत ने कैबिनेट मिशन 1946 को स्वीकार करा, और इसी के तहत हम आजाद हुए, ठीक है। कैबिनेट मिशन में बोला गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, मतलब एक टेम्पररी रूप से एक सरकार बनाई जाएगी, जो तब तक भारत पर राज करेगी जब तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और एक शासन चलाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक एक अंतरिम सरकार भारत पर राज करेगी। और तब तक जो ब्रिटेन है वो भी आप पर नजर रखेगा, और जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हम आपको एकदम स्वतंत्र रूप से आजाद कर देंगे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत आजाद हुआ। इसके तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उसके चीफ कौन थे, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 को हुआ। तो अंतरिम सरकार के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना पारित की गई। तो माउंटबेटन कौन थे, भारत के अंतिम वाइसराय माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था ताकि वो भारत को स्वतंत्र कर सके। इसके अंतर्गत इन्होंने भारत विभाजन की योजना बनाई, और जिसको 3 जून 1947 को पारित किया गया। समय याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए माउंटबेटन योजना का कार्य क्या था।
भारत विभाजन करना माउंटबेटन योजना का कार्य था। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पारित हुई थी और 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के समक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी इस योजना को पेश करते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे जिन्होंने माउंटबेटन योजना को कांग्रेस महासमिति के समक्ष पेश किया था। इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना। और अबुल कलाम आजाद जी जो कि विभाजन के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान इस विभाजन की योजना का समर्थन किया था। ठीक है, उस समय के हालात के अकॉर्डिंग उन्होंने इस योजना का समर्थन किया था, लेकिन बताया जाता था कि वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे शुरुआत से। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे। इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज सस्टम। यहाँ पे सिस्टम नहीं होगा, सस्टम होगा, या फिर याद रखें जॉर्ज सिक्स्थ इंग्लैंड के सम्राट थे और वहां के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे और इंग्लैंड के सम्राट उस समय थे जॉर्ज सस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए थे उन सब के बारे में मैंने पढ़ लिया है। जो भी मिसलेनियस चीजें बच गई हैं उन सबको हम आगे की 1-2 क्लास में कवर कर देंगे और उसी के साथ आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा जीके का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका काम बनता है कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन कर ले। ठीक है, बस इसको एक बार मार्क कर ले, एक बार वीडियो देखा और लूसेंट में मार्क कर लिया, उसके बाद लूसेंट से बस आप रिवाइज करें। ठीक है, बार बार वीडियो देखने से मुझे पता है टाइम वेस्ट होता है। मैं भी अपने जब प्रिपरेशन करता था खाली एक ही बार वीडियो देखता था कोई भी और उसे कॉपी में नोट कर लेता था, या फिर मुझे पता था कि हाँ ये सब चीज़ें बुक में लिखी हैं तो बुक में उसे मार्क कर लेता था, ताकि बार बार वीडियो देख के मेरा टाइम वेस्ट ना हो, सीधे मैं बुक से उठाऊं और सीधा रिवाइज करता चलूं। कभी आप सोचते हैं कुछ भी रिवाइज करने के लिए और आप वीडियो से रिवाइज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो से रिवाइज करने की जगह आप अपनी बुक और नोटबुक से रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।